हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जेटेट क्लास 6 to 8 के लिए एसएसटी से मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। सेट नंबर है 5, सब्जेक्ट है मेरा इतिहास। इससे पहले ऑलरेडी हमने 5 सेट करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर समय का महत्व रखते हुए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल से। और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो भी क्वेश्चन तैयार किए गए बिल्कुल नए सिलेबस को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला सवाल रहेगा आपके लिए, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था, कब हुआ था? 570 ईस्वी में, 622 ईस्वी में, या फिर 642 ईस्वी में, या फिर 670 ईस्वी में? तो ध्यान रखना है, सही आंसर होगा यहाँ पे 570 ईस्वी में। ठीक है, कहाँ होता है? मक्का में। ठीक है, मक्का में इनका जन्म होता है। और साथ ही साथ ध्यान रखना है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक भी थे पैगंबर हजरत मोहम्मद। तीन चीज़ ध्यान रखना है, इनका जन्म कहाँ होता है? मक्का में। कब होता है? 570 ईस्वी में। और साथ ही साथ इस्लाम धर्म के संस्थापक भी हैं पैगंबर हजरत मोहम्मद। 3 पॉइंट ध्यान रखना है फिलहाल यहाँ पे। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है आपके लिए, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? 647 ईस्वी में, या 1013 ईस्वी में, या फिर 711 ईस्वी में, या फिर में से कोई नहीं? ध्यान रखना है, सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। भारत में पहली बार जो मुस्लिम आक्रमण होता है वो होता है 712 ईस्वी में। ठीक है, 712 ईस्वी में। यहाँ पे देखेंगे कौन करता है, करने वाला कौन होता है? तो मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में सिंध में आक्रमण करके भारी तबाही मचाता है और लाशों की ढेर लगा देता है। ठीक है, इस युद्ध में अरबों ने सिंध पर जीत हासिल करती है और इस तरह से देखेंगे कि पहली बार भारत में इस्लाम धर्म का आगमन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, सही आंसर होगा 712 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल देते हैं। अगला सवाल है आपके लिए, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? लोदी वंश का संस्थापक कौन था? इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, या फिर गयासुद्दीन तुगलक? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे बहलोल लोदी। ठीक है, क्या हो जाएगा? बहलोल लोदी। जबकि इब्राहिम लोदी देखेंगे कि लोदी वंश का अंतिम शासक था, या कह सकते हैं कि आपका जो दिल्ली सल्तनत है उसका अंतिम शासक था। लोदी वंश का भी अंतिम शासक, या फिर कह सकते हैं पूरी दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम शासक था लोदी वंश, ये इब्राहिम लोदी। क्यों? क्योंकि देखेंगे उसके बाद फिर इब्राहिम लोदी का जो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, तो वहाँ पे इब्राहिम लोदी की हार होती है और उसके बाद फिर बाबर जो है वो मुग़ल सल्तनत का स्थापना करते हैं और वहाँ से मुग़ल जो है वो मुग़ल साम्राज्य शुरू होता है। ठीक है, तो इस तरह से वहाँ पे देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है। तो अंतिम शासक साबित होता है इब्राहिम लोदी, जबकि लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। जबकि बात करें जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में, तो ये खिलजी वंश का संस्थापक था। ठीक है, ये खिलजी वंश का संस्थापक था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में याद रखना है कि ये तुगलक वंश का संस्थापक था। ठीक है, तुगलक वंश का ये संस्थापक था। बाकी याद रखना है इब्राहिम लोदी ये लोदी वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, और बहलोल लोदी तो जान ही रहे हैं, ये लोदी वंश का ये संस्थापक था। ठीक है, तो इतनी बात ध्यान में रखना है फिलहाल। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, अगला प्रश्न है, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। बताना है कौन सा युद्ध था जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, या फिर पानीपत का प्रथम युद्ध, या फिर पानीपत का द्वितीय युद्ध? सही आंसर होगा यहाँ पे तराइन का द्वितीय युद्ध। ध्यान रखना है, ये कब हुआ था? 1192 ईस्वी में। कब हुआ था? हाँ, 1192 ईस्वी में, और ये हुआ था 1191 ईस्वी में। ठीक है, तो 1192 ईस्वी में देखेंगे कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में ये युद्ध होता है। ठीक है, जिसमें मोहम्मद गौरी की जीत होती है, पृथ्वीराज चौहान यहाँ पे बुरी तरह से हार जाते हैं। और यहाँ पे देखेंगे इस युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति का स्थापना होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है तराइन का द्वितीय युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था ये युद्ध। ठीक है, इसके बाद फिर देखेंगे कि यहीं पे मुग़ल जो साम्राज्य होता है वहाँ से शुरुआत होती है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था?
मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? ऑप्शन है तराइन का युद्ध 1191 में, या फिर तराइन का युद्ध 1192 ईस्वी में, या फिर चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में, या फिर कन्नौज का युद्ध 1194 ईस्वी में। सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, चंदावर का युद्ध जो हुआ था 1194 ईस्वी में। इसमें देखेंगे कि मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया था। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल लेते हैं। सवाल यहाँ पे है कि बताना है कि निम्नलिखित नामों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें व नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का प्राप्त करें। ठीक है, तो यहाँ 4 नाम दिए गए, चंगेज खां, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी और तैमूर। ठीक है, इन चारों के बारे में देखेंगे कि इनका जो का जीवन काल जो था उससे पता चल जाएगा कि इन लोगों का क्रम क्या रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले चंगेज खां का जन्म कब होता है? 1162 में जन्म होता है और 1227 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, महमूद गजनवी का जन्म कब होता है? इनका जन्म होता है 971 में। ठीक है, और इनका मृत्यु हो जाता है 1030। ठीक है, इस बात से देखेंगे मोहम्मद गौरी का जन्म होता है 1144 में। ठीक है, और मृत्यु होता है 1206 में। ठीक है, और तैमूर का जन्म होता है, जिसे तैमूर लंग भी कहते हैं, है ना, तो 1336 में इनका जन्म होता है और इनकी मृत्यु हो जाती है 1405 में। ठीक है, तो इस हिसाब से देखेंगे कि क्रम में लगाना चाहें तो सबसे पहले क्रम में कौन आएगा यहाँ पे? सबसे पहला क्रम आएगा महमूद गजनवी। ठीक है, कौन सा आएगा? महमूद गजनवी। इसके बाद फिर किसका नंबर आएगा? इस बात देखेंगे 1030 के बाद दिख रहा है 1144 वाला। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे दूसरे नंबर पर, और इसके बाद 1162 दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद सबसे लास्ट में दिखेगा तैमूर। ठीक है, चौथे नंबर पर। अगर ये कार्यकाल इनका याद है, शासन मतलब कि इनका जीवन काल याद है, तो आसानी से आप इसको क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि दूसरा सबसे पहले नंबर पर आ रहा है, दूसरा यहाँ पे दिख रहा है, फिर तीसरा दिख रहे हैं, ये वाला दूसरा दिख रहा है यहाँ पे 3, और फिर फर्स्ट चंगेज खां, और फिर चौथे नंबर पर, यानी कि फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही दिख रहा है। राइट, ठीक है, तो जीवन काल अगर ये पता है तो आसानी से बता सकते हैं। चंगेज खां ध्यान रखना है 1162 में इनका जन्म होता है और 1227 में इनकी मृत्यु हो जाती है। महमूद गजनवी 971 में इनका जन्म होता है, 1030 तक इनकी मृत्यु हो जाता है। मोहम्मद जो गौरी है इनका जन्म 1144 में होता है और 1506 से इनकी मृत्यु होती है। साथ ही साथ तैमूर का जन्म होता है 1336 ईस्वी में और 1405 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इनका शासनकाल कुछ इस तरह से क्रम में रहेगा। पहले है महमूद गजनवी, उसके बाद मोहम्मद गौरी, इसके बाद फिर आएंगे चंगेज खां और उसके बाद फिर तैमूर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल ले लेते हैं। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी या फिर बलबन? याद रखना है, सही आंसर होगा बख्तियार खिलजी। सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किया था? तो बख्तियार खिलजी। अगला सवाल ले लेते हैं, गुलाम वंश। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, इल्तुतमिश था, या फिर बख्तियार खिलजी था, या फिर बलबन था? गुलाम वंश को ही मामलुक वंश भी कहते हैं, ये भी याद पता होना चाहिए। ठीक है, मामलुक वंश भी कहीं कहीं देखने को मिल सकता है, चाहे मामलुक वंश बोले या फिर गुलाम वंश, दोनों का संस्थापक कौन था? दोनों का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, वैसे देखा जाए तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और बाकी यहाँ पे इल्तुतमिश के बारे में मैंने बता दिया। बख्तियार खिलजी, ये जो बख्तियार खिलजी है ना, ये बख्तियार खिलजी, ये वही बख्तियार खिलजी था जो कि नालंदा में आग लगा दिया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल है, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, या फिर इल्तुतमिश, या फिर रजिया, या फिर बलबन? सही आंसर है यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो दिल्ली सल्तनत का प्रथम मुस्लिम शासक था। ठीक है, अगर यही सवाल रहता कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम ये मुस्लिम शासक कौन थी, तब होता रजिया। ठीक है, रजिया सुल्तान। चलिए अगला देखते हैं, सवाल है, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? मंगोल आक्रमणकारी था ना चंगेज खां, तो भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर ये किसके काल में आया था, ये आपको बताना है। अलाउद्दीन खिलजी के काल में, या फिर इल्तुतमिश के काल में, या फिर बलबन, या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक? ध्यान रखना है, इल्तुतमिश के काल में आया था ये। बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। अगला सवाल लेते हैं, इल्तुतमिश के बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, किसे किया था? एवाज को, नसीरुद्दीन महमूद को, या फिर अली मर्दान को, या फिर मलिक जानी को? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे
मलिक जानी। ठीक है, इल्तुतमिश के बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया था, याद रखना है आपको। अगला सवाल लेते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा जाता है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? कौन वह व्यक्ति था जिसने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी? आसान सा सवाल है, किसने अपनाई थी इस चीज़ को? ये अपनाया था बलबन। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बलबन जो था वो रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। आप ये भी याद रख सकते हैं कि जो गयासुद्दीन बलबन था ये मामलुक वंश या फिर जो आपका है गुलाम वंश, उसका ही ये वंश का, वो उसी वंश का ये एक शासक था। ठीक है, जिसका शासनकाल चलता है 1266 से लेकर के 1287 तक। ठीक है, याद रखना है। अगला सवाल लेते हैं, यहाँ पे बाकी देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है ना, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी रख सकते हैं कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है ये खिलजी वंश का संस्थापक था। ठीक है, खिलजी वंश का संस्थापक था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और ये फिरोज शाह तुगलक जो है ये तुगलक वंश का शासक था। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज को आरंभ करवाया? ठीक है, बलबन, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक या फिर अलाउद्दीन खिलजी। बताना है कि भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज को आरंभ किसने करवाया था? बलबन, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो याद रखना यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बलबन। बलबन ने नौरोज जो है ये त्यौहार को शुरुआत किया था, मतलब आरंभ करवाया था। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। आगे चलकर फिर देखेंगे कि ये जो नौरोज त्यौहार था इसे औरंगजेब इसको समाप्त कर दिया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो यह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? इल्तुतमिश, बलबन या फिर अलाउद्दीन खिलजी या फिर डी ऑप्शन में मोहम्मद तुगलक। याद रखना यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला सवाल है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी को मनोपाधि धारण की थी? ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी। तो याद रखना है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी के मनोपाधि धारण की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो इस सिकंदर सानी की तरह, मतलब कि ये जो सिकंदर था ना उससे ही प्रेरित होकर के ये भी, इसका भी सोच था कि हम भी सिकंदर की तरह बनेंगे और पूरा वर्ल्ड को जीतने की कोशिश करेंगे, ये इसकी सोच थी। तो इसीलिए कहा जाता है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी के मनोपाधि धारण की थी? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। अगला सवाल है, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, यह उनके पति का नाम क्या है? महाराणा प्रताप सिंह, रंजीत सिंह या राजा मान सिंह या फिर राणा रतन सिंह। तो ध्यान रखना है राणा रतन सिंह का सही आंसर है। ठीक है, पद्मिनी जो थी वो राणा रतन सिंह की पत्नी थी। ठीक है, अगला सवाल है, प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? पटना, वाराणसी, रावलपिंडी या ग्वालियर। सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ये ग्वालियर में स्थित है। ध्यान रखिएगा, यही तानसेन, इसका जो एक नाम और है, इसे रामतनु के नाम से जाना जाता था, रामतनु। ठीक है, इसका वास्तविक नाम था रामतनु, बाद में इसे तानसेन का नाम मिला और उसके बाद फिर एक और नाम था, मुझे नहीं याद आ रहा है फिलहाल, तो वो नाम फिर देखेंगे कि मिला था इसको। और ये जानते ही आप लोग कि ये अकबर के नवरत्नों में से एक था ये तानसेन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, किस मुगल बादशाह ने बलबन के द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी विधिवाज सिजदा समाप्त कर दिया गया था? किस मुगल बादशाह ने बलबन के द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया गया था? हम देखेंगे कि सिजदा जो है वो बलबन के द्वारा शुरुआत किया गया था, आगे चल करके एक मुगल शासक था जिसे समाप्त कर दिया था। वो शासक कौन था? बाबर, शाहजहां, औरंगजेब या फिर बहादुर शाह जफर। तो याद रखना है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे शाहजहां। ठीक है, ध्यान रखिएगा, शाहजहां ने सिजदा जो है वो समाप्त कर दिया था। ठीक है, अगला सवाल है,
पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किसने किया था? पंजाब में अमृतसर जो नगर है उसको स्थापित किसने किया था, किस शासक ने किया था? महाराणा प्रताप सिंह या गुरु रामदास या फिर राजा मान सिंह या फिर राणा रतन सिंह? सही आंसर हो जाएगा गुरु रामदास। गुरु रामदास ने ही पंजाब में देखेंगे कि अमृतसर नगर को स्थापित करते हैं या बसाते हैं। अगला सवाल, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में शासन किया था? खिलजी वंश, लोधी वंश, दास वंश या तुगलक वंश? सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, तुगलक वंश। ठीक है, ये लगभग देखेंगे कि 1320 से लेकर के, ठीक है, 1320 से लेकर के 1413 तक इनका रहता है शासनकाल। ठीक है, तुगलक वंश का। तो देखेंगे लगभग कितना आ रहा है, लगभग देख रहे हैं कि यहाँ पे 93 साल लगभग, मतलब 100 साल के अराउंड में देखेंगे तो इतना लंबे समय तक ये शासन इसका रहा था। तो यही है, पूछ रहा था आपसे कि किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया था, तो वो था तुगलक वंश। ठीक है, और इसका संस्थापक तो बता ही दिए थे हमने। इसका संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन ठीक है, गयासुद्दीन बलबन, सॉरी तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, कब हुआ था? तो ये 1320 में इसकी स्थापना होता है। ठीक है, तो ये सबसे अधिक समय तक देश में शासन किया था, ये राज्य किया था। ठीक, तुगलक वंश। चलिए आगे देखते हैं। अमीर-ए-कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? अमीर-ए-कोही, ठीक है, क्या है? अमीर-ए-कोही एक नया विभाग किस सुल्तान के द्वारा शुरू किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा या फिर मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा या फिर सिकंदर लोदी के द्वारा? तो याद रखना है, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक। सी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। ठीक है, अमीर-ए-कोही किस एक नया विभाग था, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था। अगला सवाल है, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया? मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? दौलताबाद, कालिंजर, कन्नौज या फिर लाहौर? ये भी आसान सा सवाल है, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? दौलताबाद। कहाँ ले गया था? दौलताबाद ले गया था। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था। अगला सवाल है, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? अकबर ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या बहलोल लोदी ने या फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। ये सभी हमने वन लाइनर सीरीज में हमने करा रखा है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। अगला सवाल है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? आसान सा सवाल है। बाबर को कहा जाता है, अलाउद्दीन खिलजी को या फिर औरंगजेब या फिर बहादुर शाह जफर? आसान सा सवाल है, किसको कहा जाता है? औरंगजेब को कहा जाता है। ध्यान रखना है, औरंगजेब को उसके सादा जीवन और उच्च विचार के कारण ही उसे जिंदा पीर कहा जाता था। वह मुगल साम्राज्य का देखेंगे तो छठा शासक था और उसे आलमगीर भी कहा जाता था, जिसका अर्थ क्या होता था? विश्व विजेता। उसका शासनकाल लगभग अराउंड देखें तो 50 साल तक चला था। ठीक है, और उसे व्यापक रूप से देखा जाए तो अंतिम प्रभावी मुगल सम्राट माना जाता है। ठीक है, औरंगजेब को। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। और आज का अंतिम प्रश्न रहेगा, किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? अमीर खुसरो, इब्न बतूता, सुल्तान फिरोज शाह या फिर जियाउद्दीन बर्नी? तो ध्यान रखना है, इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे इब्न बतूता। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, इब्न बतूता ही देखेंगे कि ये देखेंगे कि सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है। ठीक है, इब्न बतूता ही बताते हैं कि सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण मतलब देखा गया था। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 MCQ जो कि मध्यकालीन भारत से संबंधित सवाल ये थे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं लोग फिर इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।